हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 10 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ओके, ये कभी कभार 60 नोट में 60 आंसर में पूछ लिया जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो इससे पहले आपने श्रोडिंगर के तमाम टर्म पढ़े, उसमें जो निकल के आए उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई क्या है? इसको वेव फंक्शन भी कहा जाता है, या इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसको वेव एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। तो इसको दो नामों से जाना जाता है, वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का अर्थ है वही आपने जो वेव्स पढ़ रखी हैं, तो उन वेव्स में क्या होता है, नॉर्मली जो हमने मैटर वेव्स पढ़ रखी हैं उन मैटर वेव्स में क्या होता है, इस टाइप से आपके क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये आपका श्रृंग गर्त, ये आपका क्रिस्ट है, ट्रफ है, क्रिस्ट है, ट्रफ है, इस टाइप से बनते हैं ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे, ए, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से। ये वाला पॉजिटिव साई और ये वाला आपका निगेटिव साई। ये आपका पॉजिटिव साई और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव साई। तो यहाँ पर साई के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। साई क्या है, करेक्ट डिस्क्राइब द वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साई क्या है, साई इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर की बात करता है। करेक्ट डिस्क्राइब द वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यानी ये क्या करता है, इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन कहा जाता है। विच डिस्क्राइब, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है या डिस्क्राइब करता है। इट इज हाफ ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड ट्रफ। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ है कि आपने इस टाइप से पढ़ा है, ये वेव पढ़ी है, तो इसमें क्या है कि ये जो वर्टिकल वाली पोजीशन होती है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं, और जो डाउन होती है इसको क्या कहते हैं, डाउन होती है, वर्टिकल डाउन होती है, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, जिसको हिंदी में श्रृंग और गर्त कहा जाता है। तो कह रहा साई डिस्क्राइब वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, इसको वेव फंक्शन कहा जाता है, जो क्या करता है, वेव एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। इट इज हाफ ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड ट्रफ, क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो ध्यान रखिएगा, इट इज हाफ वर्टिकल डिस्टेंस, यानी आधी पोजीशन क्या होगी, ऊपर होगी, और आधी क्या होगी, नीचे होगी। ऊपर वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, क्रिस्ट, और नीचे वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक मैंने ग्राफ दिखाया है, इस ग्राफ में आप देखते हैं ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यू उधर पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं, एज ए वेव, और वेव कुछ इस हिसाब से ही चलती है। जहाँ पर दिमाग में जब वेव की बात आती है तो वेव का सीक्वेंस चलने का यही होता है। तो मैंने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, इधर सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इस लाइन के इधर क्या होगी भाई, इधर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, एक्स डैश। तो ये मैंने एक वेव बनाई है, इस वेव को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला पार्ट क्या माना गया, पॉजिटिव, ये वाला पार्ट क्या माना गया, निगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है आपका पॉजिटिव, और ये आपका कैसा है, निगेटिव। ये पॉजिटिव क्योंकि आपने वेव में पढ़ रखा है कि ऊपर वाले क्या होते हैं, पार्ट पॉजिटिव होते हैं, जिनको आप लोग क्रिस्ट कहते हैं, और डाउन वाले क्या होते हैं, आपके ट्रफ होते हैं। अभी इन पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अब नीचे देखिए, साई किसी इलेक्ट्रॉन पाथ की वेव एम्पलीट्यूड होता है, यानी साई जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का वेव एम्पलीट्यूड है। अब आप देख लीजिएगा, ये जो आपको हाइट मिलती हैं, ये हाइट जो मिलती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेव एम्पलीट्यूड। तो उनको क्या कहेंगे, प्लस साई। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, माइनस साई। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, प्लस साई कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहा साई किसी इलेक्ट्रॉन पाथ की वेव एम्पलीट्यूड होती है। जैसे आपने देखा होगा वेव में एम्पलीट्यूड होते हैं, आयाम जिनको बोलते हैं, वहाँ पर हम ए से लिखते थे, किससे लिखते थे, ए से लिखते थे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एज ए वेव है। तो यहाँ पर जो हमने माना है एम्पलीट्यूड, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया गया, साई से। तो एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है कि जो वेव फंक्शन है, जिसको वेव एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी प्लस माइनस में एग्जिस्ट करती है, यानी इसकी वैल्यू आपकी प्लस माइनस होती है। तो लिखा है कि इसकी वैल्यू प्लस व माइनस होती है, इसलिए लिखा जाता है कि साई बराबर प्लस माइनस। ठीक, यानी साई इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, इसको निगेटिव, क्योंकि हम इसको एज ए वेव मान के चलते हैं। अगर एज ए वेव मान के चलते हैं तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि साई इज ऑलवेज फाइनाइट
सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने पीछे आइगन फंक्शन में बात की थी कि ये हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? जैसे ये आपको मिल रहा है, क्लियर? ये सारा कैसा ग्राफ है? सारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। आगे लिखा है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन साई को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है कि जो वेव फंक्शन है ये इलेक्ट्रॉन की वर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही देगा। कहानी समझ में आ रही है ना? तो कह रहा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन साई को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से वेव फंक्शन हो सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से वेव फंक्शन हो सकते हैं, अतः एटम में कई एटॉमिक ऑर्बिटल भी होती हैं। अब जरा समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, उन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, उन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या है? वेव फंक्शन। और इन्हीं वेव फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए, एक की पॉइंट निकल के आया कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऐसे रीजन स्पेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। कहने का अर्थ है कि किसी एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक रीजन नहीं, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। तो ध्यान रखिएगा कि किसी एटम में कई एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पे लिखा है कि साई इट कंटेन ऑल डायनेमिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बताया था कि साई क्या है? इट कंटेन, ये रखती ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन की सारी डायनेमिक, उसकी डायनेमिक इंफॉर्मेशन का अर्थ है उसकी गति के बारे में, उसकी मोशन, पोजिशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, किस जगह है, ये सारी जानकारी किसके पास मिलती है? साई के पास मिलती है। तो लिखा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई में उपस्थित रहती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में डाटा है, सारी जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास रहेगी? साई। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और किसी एटम के अंदर बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं। इतना क्लियर हो गया ना? तो साई सिंपल भाषा में समझें तो साई क्या है? साई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? साई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। इसकी दो वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर? ये देखिए, ये लगातार आपका ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको कैसा माना? एज ए वेव माना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव ट्रीट करते हैं। तो हम साई क्या है? वेव एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन। तो हमने क्या किया? एक वेव यहाँ पर बनाई और इस वेव में मैंने दिखाया कि ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले निगेटिव होंगे। क्लियर? तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम अपने साई स्क्वायर की, कि साई स्क्वायर क्या है। होता क्या है कि जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन की क्या कर दो? इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दो। और वेव फंक्शन का स्क्वायर करने के बाद, और आपको मालूम है कि जब हम किसी का स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। भाई जैसे मैंने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2, तो ऐसे ही साई का स्क्वायर, साई को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साई स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर किसी एटम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये बात समझिएगा कि साई स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? साई स्क्वायर जो है किसी पॉइंट, किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो किसी एटम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आपका वेव फंक्शन मिला उसका स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करने के बाद जो टर्म मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर किस बात का रिप्रेजेंटेशन है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, कि वहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसको एक टर्म से लिखते हैं, एक नया टर्म देते हैं, उस नए टर्म को क्या कहते हैं? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर कहीं पर भी लिखा दिखाई दे तो समझ जाइए कि साई स्क्वायर जो संकेत है वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को संकेत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर मॉड, यानी हमने साई का मॉड लिया, साई फिर उसका मॉड फिर स्क्वायर कर दिया। ओके, ये जो साई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर है।
भाई आप माइनस साई ले लिया, माइनस साई का स्क्वायर करो तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा कि जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होती है, जबकि साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो साई स्क्वायर की वैल्यू केवल और केवल क्या होती है पॉजिटिव होती है, जबकि वेव फंक्शन की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपको ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं कि ये वाला आपका x, इधर आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश, और इस पर हमने क्या किया, एक वेव को ट्रेवल किया, एक वेव को चलाया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कि अभी आपने जो देखा था पीछे जो आपने वेव फंक्शन का, यहाँ पर कि वेव फंक्शन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं, इसको एज ए वेव मानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या करो कि अगर हम इसका अगर हम स्क्वायर कर दें निगेटिव का तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपकी क्या है, निगेटिव है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, तो ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब साई स्क्वायर का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा वो ग्राफ ऐसा बनता है। ऐसा क्यों बनता है, उसका कारण एक ही है कि जो साई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो एज ए पॉजिटिव होती है, जबकि वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। कहानी समझ में आ रही ना इतनी। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में मैंने एक लोकेशन ली है, और इस लोकेशन में मैंने ये दो पॉइंट लिए ए और बी, और ए और बी पॉइंट में जो एरिया फंस रहा था इस रीजन में, इस यानी ये जो एरिया फंस रहा है, ये एरिया इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बराबर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बात करते हैं तो उसको हम लोग साई स्क्वायर से जनरली लिख देते हैं, या साई का मॉड स्क्वायर ऐसे लिख दो। क्लियर, यानी कि साई का मॉड फिर स्क्वायर बना दो। ये किसी एक पॉइंट पर होता है, लेकिन हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के चारों ओर तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हो सकती हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम के चारों ओर, यानी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी, वो तो कहीं पर भी हो सकती है। बहुत सारे पॉइंट हैं, लाखों करोड़, यानी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपने पढ़ा होगा मैथ में, समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम दो पॉइंट के बीच में ले रहे हैं ए और बी, तो हम लगाएंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन इज ए टू बी और साई मॉड स्क्वायर इंटू डी वी। अब ये डी वी क्या है, ये डी वी एक स्मॉल वॉल्यूम है, यानी ये डीवी जो है ये उस जगह का वॉल्यूम है, उस छोटी जगह का वॉल्यूम है, उस छोटी जगह का जो वॉल्यूम है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीवी। तो डीवी क्या है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1। अब बात आ रही है सर इस रिलेशन का क्या मीनिंग, इस रिलेशन का मीनिंग तो हम समझ में आ गया कि ये जो मैंने ग्राफ लिया, इस ग्राफ में आपने ए एरिया ली है और ये एरिया दो पॉइंट के बीच में है। तो जब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में मैथ में भी पढ़ा है, तो समाकलन ए टू बी, क्योंकि हम लोग ए से बी के बीच तक दो पॉइंट के बीच ही तो बात चल रही है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साई मॉड स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या है, इस छोटे से एरिया का वॉल्यूम। इतनी बात समझ आ रही ना। अब यहाँ पर जो नीचे इक्वेशन लिखी है, प्रोबेबिलिटी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1, इसको ज़रा समझते हैं। अब बात आ रही है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या है। देखिए एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग लोकेशन पर होगा, कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी उनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो यहाँ पर ये तो बहुत एक बड़ी वैल्यू है, एक बहुत बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन करना। तो हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर, क्योंकि इधर क्या है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स डैश है, क्लियर। तो ये ऐसे आपका ये चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं पता नहीं, तो ये रेंज बहुत बड़ी है।
तो ये रेंज कहाँ तक चली गई, ये रेंज बहुत बड़ी है, तो इसके लिए हमने इसको लिख दिया प्लस इन्फिनिटी। ये रेंज दूसरे कोऑर्डिनेट पे कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इधर वाला क्या होता है, माइनस का होता है, तो ये ले लिया हमने माइनस इन्फिनिटी ले लिया, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन की जो संभावना है उसके लिए मैंने ये टोटल संभावना लिख दी, इसलिए वर्ड लगा प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डीवी। अब बात आ रही है सर 1 कहाँ से आया है। कुछ किताबों में लिखा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं एक जगह पर कोई भाई जब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो वो एक पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसी वजह से इसको हम लोग बराबर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमने ये साई और साई स्क्वायर के बारे में इसको समझा। अब इसके आगे थोड़ी सी बात और हम करना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, उसकी अगर वैल्यू आपको हाई मिल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर साई की वैल्यू लगातार क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, कम हो रही, तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी कम होती चली जा रही है। नीचे लिखा कि साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती। क्यों? क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी को सीधे किससे डिफाइन किया है। प्रोबेबिलिटी ये देखिए, आपने लिखा था कि किसी एटम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो प्रोबेबिलिटी का गेम क्या था, प्रोबेबिलिटी का गेम था प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, कि अगर आपका साई स्क्वायर ज़्यादा होगा तो समझ जाइए कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होने पर प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए, एक साइंटिस्ट था मैक्स बॉर्न। इस मैक्स बॉर्न ने क्या कहा, इसको जरा समझते हैं। देखिए, करा है मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग साई स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम का अर्थ क्या है, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में तीनों डायमेंशंस होंगी, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कह रहा साई स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा कि साई स्क्वायर क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम का अर्थ है कि बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। उसको ऐसा मान लेते हैं कि उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, उसका हाइट 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम, साई स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। किसी स्मॉल वॉल्यूम, अब वो स्मॉल जो वॉल्यूम है तो उसके क्या होंगे, स्मॉल डायमेंशंस होंगे। तो स्मॉल डायमेंशंस हमने क्या मान लिए, dx, dy और dz में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे लिखेंगे, साई स्क्वायर dx, dy, dz। और आपको मालूम है कि ये आपके क्या हैं, डायमेंशंस हैं, स्मॉल डायमेंशंस हैं। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में कि जब हम किसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, LVH, हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो माने हैं डायमेंशंस dx, dy और dz माने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो dx, dy, dz हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका है यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम। और इसका हम लोग इंडिकेशन क्या लिख देंगे, इसका इंडिकेशन लिख देंगे डायरेक्ट dv। तो एक्चुअल में जो dv है वो क्या हो जाएगा, dx, dy और dz। तो कह रहा कि किसी स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किससे लिखा जाएगा, साई स्क्वायर तो है ही, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस यूनिट वॉल्यूम से। तो क्या फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, फाइनल वैल्यू निकल के आएगी साई स्क्वायर dv। इस चीज़ को दोबारा समझते हैं, इस चीज़ को दोबारा ऐसे समझते हैं आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता ज़्यादा है। किसी एक पॉइंट की जब बात करते हैं, किसी एक पॉइंट की, तो सीधे प्रोबेबिलिटी का रिलेशन ये बनेगा। लेकिन जब हम एक वॉल्यूम को लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को इस साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भेजे में बैठा लो, क्योंकि आगे ये बहुत काम में आने वाला है। समझ में आ रहा ना। तो यहीं पर हमने क्या किया कि जब प्रोबेबिलिटी को लिखा तो प्रोबेबिलिटी बराबर 0 to a, ये रेंज है, ये क्या है, एक रेंज है। कहाँ,
ली गई है रेंज 0 से a तक की, और साई स्क्वायर dv। तो dv समझ गए, dv है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना की बात की गई। ओके, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी pr इंटीग्रेशन 0 to a, ये रेंज है, ये क्या है आपकी रेंज, साई स्क्वायर। अब ये जो dv है, ये dv सॉरी इसका जो लिखेंगे तरीका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इजकल टू 1। अब बात आ रही सर ये आया कहाँ से, अब होता क्या है जब इसको सॉल्व किया जाता है, मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखा है। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है 0 to a साई स्क्वायर और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इजकल टू 1। तो अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा एक फिगर है उस पर थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे, अगर इसको समझना है कि सर ये कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपकी न्यूक्लियस है, ये आपकी आर डिस्टेंस पर हमने एक लोकेशन ली है। इसके बाद हमने एक, ये जो मैं पेंसिल से ये जो एरिया को थोड़ा सा शेडेड कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये एक सेल है, इस सेल का जो वॉल्यूम है वो हमने कितना मेंशन किया, dv। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, क्लियर। और ये जो सेल है इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, dr, ये बहुत छोटी सी ब्रीथ है, मोटाई है। टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस dr। मुझे इस सेल का वॉल्यूम निकालना है, तो इस सेल का वॉल्यूम हम जो मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, आपका dv। क्या मान रहे हैं, आपका dv। अब ये dv कैसे कैलकुलेट होगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं।